नमस्कार। भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव का वो शो जिसका आपको सुबह सुबह बेसब्री से इंतजार होता है, रातों रात, जिसका नाम रातों रात है। रातों रात में उन तमाम खबरों को आपके पास लेकर आता हूं जिन खबरों से आपको रूबरू होना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं बिहार के पॉलिटिक्स में, बिहार की राजनीति में काफ़ी रुचि रखते हैं और राजनीति से जुड़ी हुई हर वो बड़ी खबर भारत लाइव आपको बताती है, अपने दर्शकों को बताती है कि क्या कुछ हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के बाहर क्या है। सारी जो बातें होती है वो भारत लाइव आप तक रखती है। बेशक आप हेडलाइन पढ़ रहे होंगे, तेजस्वी ने धर लिया बीजेपी एलजेपी जेडीयू का भितरिया चाल। अब गेम का है भितरिया, वो बाबा बताएंगे। बाबा आज हमारे साथ हैं रातों रात कार्यक्रम में। खूंटा ठोक के मत समझ लीजिएगा, क्योंकि खूंटा ठोक में बाबा अकेले होते हैं, लेकिन इस वक्त बाबा हमारे साथ हैं, यानी कि दो लोग हैं, तो खूंटा ठोक नहीं है, रातों रात है। चलिए बाबा बताइए कि जो हेडलाइन हमने दिया है कि तेजस्वी पकड़ लिए बीजेपी एलजेपी और जेडीयू का भितरिया गेम, आखिर गेम है क्या? बिरजू, सबसे पहले तो हमको चुनाव के पूरे माहौल को देखने के बाद जो स्थितियां हैं, जिस तरह से नामांकन हुए हैं, पहले और दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब ये क्लियर हो गया है कि कौन किसके विरुद्ध चुनाव लड़ रहा है। बहुत सारे दलों ने तीसरे चरण के भी नाम की घोषणा कर दी है। ये बातें स्पष्ट करती हैं कि आने वाला जो चुनाव है, ये जिस कोण पे, जिस चीज़ पे हो रहा है, इसकी कल्पना और इसका पहले से ही जो विजन है, जो सिक्स सेंस कहते हैं, वो शायद तेजस्वी यादव और उनकी टीम देख चुकी थी। इससे पहले आपको बता दें कि थोड़ा सा नेपथ्य में जाना पड़ेगा, और नेपथ्य में जाने के पीछे कारण सिर्फ इतना ही है कि 2015 में क्या कुछ हुआ, उसके बिना 2020 की कोई भी विवेचना नहीं आप कर सकते हैं। 2015 की विवेचना करने 2015 में जाने से पहले आपको 2013 में जाना पड़ेगा। 2013 में जब आप जाते हैं तो एक सरकार नज़र आती है जो बहुत ही स्थापित सरकार थी, 206 सीटें लेकर के 2010 में बनी थी। लेकिन 3 साल में ऐसा कुछ क्या हो गया? इससे पहले बहुत सारी घटनाएं घटी थी। आपको याद होगा कि किसी के सामने से थाली भी खींची गई थी, कोई कार्यक्रम भी निरस्त किया गया था जिसमें नरेंद्र मोदी को आना था, और वो कार्यक्रम इसलिए निरस्त किया गया था कि नरेंद्र मोदी को कॉम्युनल समझते थे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। साथ में रहते हुए भी अपने एजेंडे पर ये काम करते थे, और हर बार इन्होंने अपने शर्तों पे, जब बिहार की बात हुई है तब इन्होंने राम मंदिर को अलग रखा, धारा 370 को अलग रखा था, AAA को रखा था, 3 तलाक को रखा था। इन्होंने साफ तौर पे कहा था। ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक बार इसका रिवाइव करना जरूरी है। जब तक आप चीज़ों को, तथ्यों को सामने नहीं रखेंगे, तब तक 2020 की तुलना और 2020 में चुनाव के क्या रंग रूप हैं और क्यों तेजस्वी यादव ने इस एक्शन को अपने हाथ में अपनाया है, आरजेडी ने अपनाया है, और इसके पीछे लालू प्रसाद की क्या सोच थी, और उससे भी ज़्यादा कहें तो तेजस्वी यादव की क्या सोच थी, वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और यही वो कारण है कि हम बार बार बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने धर लिया। इससे पहले आपको जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें हमने आपको एक बात तो बता दी कि फूटी आंख नहीं सुहाते थे। 2013 में जैसे ही हम चर्चा कई बार कर चुके हैं, लेकिन ये इतनी मजबूत बातें हैं जिसकी चर्चा बार बार होगी। जैसे चर्चा इस बात की होगी कि 2015 में नीतीश कुमार के डीएनए का बात हो गया था। चर्चा इस बात की भी होगी, नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। 2015 में नीतीश कुमार ने एक बात और कही थी कि चंदन विश्वव्यापक नहीं लिप्टत रहत भुजंग। मैं इसकी चर्चा पहले भी कर चुका हूं और बार बार इसकी चर्चा होती है। इन चर्चाओं में एक बात और भी चर्चा का विषय बनी है, और इन बातों को चर्चा में इसलिए रखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने आखिर ऐसा डिसीजन क्यों लिया। जो लोकसभा चुनाव में 5 दलों के साथ मिलकर के महागठबंधन बनाते हैं, वो धीरे धीरे दलों को क्यों अपने से दूर कर लेते हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक करके पीता है। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, और बिहार में लोकोक्तियाँ, कहानियाँ, किस्से बहुत सारे हैं जो हमेशा कसौटी पर जब भी कसे गए हैं तो खरे उतरे हैं। बिल्कुल वही हुआ, और 2015 में एक छोटी सी गलती, या कहिए फिर कि तथ्यों को की भूल चूक लालू प्रसाद हुई, जिस बात का लालू प्रसाद ने कहा भी था कि और धोखा हो गई।
ये कब उन्होंने कहा था? जब 2017 में नीतीश कुमार ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि भैया अब आपके साथ हम नहीं चल सकते हैं। इसके पीछे में कारण बहुत सारे दिए जा रहे हैं, लेकिन उन कारणों की मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि चर्चा बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ इतना ही बात पर हमको आना है कि आखिर कौन सा ऐसा राज था जो तेजस्वी यादव ने पहले ही पकड़ लिया था। तेजस्वी यादव एक तो लालू प्रसाद के पुत्र हैं जो जन्म से ही राजनीति के गुर सीखते आ रहे हैं। एक कहावत है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा आप लोग, कि बंदर के बच्चे को गुलाटी मारना नहीं सिखाया जाता है और बांस के बगल में बांसी जमता है। आप देखिएगा, अक्सर आप देखिएगा कि डॉक्टर का बेटा कंपाउंडर जरूर होता है, क्योंकि डॉक्टर के साथ रहते रहते रोज उसको मरीजों को देखते देखते वो अभ्यस्त हो जाता है कि किस तरह की बातें होती है और डॉक्टराइन भी हो जाती हैं। तो लालू प्रसाद एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो अपने तो मुख्यमंत्री बने, अपनी पत्नी को भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, बेटे को मुख्यमंत्री तक लेकर के गए। अब आगे की कहानी आप समझ ही सकते हैं। ये हम एक बार फिर से आपको रिपीट कर दें कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में यह तय हुआ था कि 2015 में हम आपको पूरी मजबूती से साथ देंगे, लेकिन 2019 में आपको प्रधानमंत्री के लिए अपने आप को उम्मीदवारी रखनी है और अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हमारे पुत्र को राजगद्दी दे दीजिएगा। अब तक खड़ाऊ रख करके आप शासन चलाते रहिए। ये हस्तांतरित आपको किया जा रहा है। ये बातें नीतीश कुमार को 2017 में पता चल गई कि नरेंद्र मोदी को हराना 2019 में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि भीतर ही भीतर ये सारा प्लान इनके समझ में, चूंकि बहुत इंसाइडर है नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी में। सबसे बड़ा इंसाइडर तो आप जानते हैं कौन है, उनके परम प्रिय मित्र और लालू प्रसाद के परम प्रिय विरोधी सुशील कुमार मोदी। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में सुशील कुमार मोदी ने इसके द्वारा सारी चीजें पता चल गई और यही कारण था कि वो वहां से शिफ्ट हो गए और शिफ्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने अपना रास्ता ही क्लियर कर लिया कि भैया ना हम प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे और ना आपके साथ रहेंगे कि आप कहिएगा कि आप भाई छोड़िए गद्दी। अब ये बातें 2015 में तब भी उठी थी लालू परिवार और आरजेडी के बीच में, जब सीटें अधिक आ गई थी। 101 पर दोनों लड़े थे, एक को 71, एक को 80 सीटें आ गई थी। 80 सीटें आने पर आरजेडी में ये विद्रोह हुआ था कि फिर ज़्यादा सीटें हमारी हैं तो हम अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए। लेकिन लालू प्रसाद ने साफ तौर पे कहा था कि मेरी राजनीति का सबसे बड़ा जो हिस्सा है, जो नट सेल में अच्छी बातें हैं, या मेरी राजनीति इसलिए टिकी हुई है, लोग हमसे इसलिए प्यार करते हैं कि मैं अपने वादे का पक्का हूं, जो वादा करता हूं उसे निभाता हूं। मैंने मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को स्थापित करने का टीका लगाया है, वही बनेंगे और हुआ भी अभी। अब देखें यह है कि उस बीच में जब चुनाव परिणाम आ गए उसके बाद एक लंबा समय खिंचता चला गया शपथ ग्रहण के लिए। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हुआ था, जितने भी विपक्ष के नेता थे सभी आए थे। शपथ ग्रहण हमने बड़ी गौर से देखा था और बिहार की जनता को एक आशा भरी निगाह से देखा था कि बिहार में परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब आइए हम तथ्य पर आते हैं। जो बातें तेजस्वी यादव ने आज से 1 साल 2 साल पहले समझ लिया था, वो बातें धीरे धीरे होनी शुरू हो चुकी थी। 2019 के चुनाव के बाद से ये बातें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर थी कि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी को तैयार करेंगे और इसका विद्रोह भी होगा और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ गेम करेगी। ये गेम ही है कि नीतीश कुमार के पर एंटी इनकम्बेंसी लागू है। ये बातें बेहतर ढंग से जानते हुए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना रही है। दूसरी तरफ चिराग पासवान को उसने खुला मैदान छोड़ दिया है कि आप धुआंधार बैटिंग करो, यानी नीतीश कुमार से जो सीट छूट जाए वो सीट तुमको आ जाए। आप समझ रहे हैं इस गेम को ना। एक तरफ जहां 115 सीटों पे नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, वहीं 110 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है। 2 साथियों को बुला लिया गया है कि वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाए, और तीसरा चिराग पासवान को सीधा तौर पे छोड़ दिया गया है कि आप जाइए धुआंधार बैटिंग करके आइए, जितनी सीटें लेकर के आएंगे वो उसका फायदा हमको मिलेगा। ये बातें समझ चुके थे और ये जानते थे कि अगर 5-10 सीटों का भी अंतर होगा, चूंकि इस बार के चुनाव में आप समझ लीजिए कि जनता बहुत ज्यादा उल्लास के साथ वोटिंग करने नहीं जा रही है। एक तो कोरोना और ऊपर से बहुत सारी बातें, इन सब को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा चक्र चला और ये चक्र तेजस्वी यादव पहले समझ चुके थे
कि कहीं ना कहीं बीजेपी, एलजेपी और नीतीश कुमार तीनों एक ही जगह आकर के सटे हुए हैं। अगर महागठबंधन के किसी साथी को थोड़ा सा भी कमजोरी रही उसकी, जो कुदी मारने में सक्षम हो गया, उसे किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर लेगी। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें जब भीतर खाने में जबरदस्त जंग चल रही है और कहीं ना कहीं आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के किसी भी नेता से आप बात कर लीजिए तो इन तथ्यों को लेकर के वो पूरी मजबूती के साथ बात कर रहा है। कई दौर की बैठकें, कई दौर की बातें इन तीन दलों के नेताओं के बीच में इंटरनली हो चुकी हैं। अब अंतिम आपको बात मैं बताता हूं, इसके बाद मैं आपसे अपडेट लूंगा कि आखिर हम इन बातों को कह रहे हैं उसके पीछे और भी तथ्य क्या हैं। बिल्कुल। तो सीधी सी बात है कि ये तीन दल जो महागठबंधन में बच गए हैं, आरजेडी ने साफ तौर पे कह दिया है, तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सीधे लिख दिया है कि यदि हम भी झुक गए होते तो आज हम भी सत्ता में होते। साफ तौर पे जो नीतीश कुमार बातें कह रहे हैं उसी बात को उलट करके तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि इन्हें कोशिश की गई है, ऑफर आया है कि आप हमारे साथ जुड़िए, अमीरों का ऑफर आया है, लेकिन हम अपनी जमीन का सौदा नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि दूसरी कांग्रेस है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जा सकती है, ये तो ध्रुव सत्य बातें हैं। तीसरी बात कि वाम दलों का 36 का आंकड़ा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से है, तो ये नहीं जा सकती हैं। अब ये तीनों 2 सीट ले आवें, 10 सीट ले आवें या 100 सीटें ले आवें, जितनी जितनी सीटें इन्हें मिली हैं, अगर उसमें से जितनी भी सीटें इनके पास आती हैं वो सीधे तौर पे महागठबंधन यानी विरोधी के लिए सीटें होंगी, सत्ता के लिए कभी नहीं हो सकती हैं। एक चीज़ और इसमें ऐड कर देता हूं कि नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ किसी भी परिस्थिति में अब न वाम दल जा सकता है और न आरजेडी जा सकती है, यानी कि नीतीश कुमार को अब एक ही विकल्प बचा हुआ है कि नीतीश कुमार अगर अपने दम पर जो 2015 में सीटें आई थी उतनी सीटें लाते हैं तो सत्ता में आ सकते हैं, नहीं लाएंगे नहीं आ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की भी बात आप रखते हैं, उसके भी सर्वे जो रिपोर्ट है वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को उससे कम सीटें आ रही हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये विभिन्न सर्वे के हिसाब से कर रहे हैं। हालांकि सर्वे में तो बहुत सारे लोगों ने 200 से ऊपर सीटें भी दिखा दी है, जिसको जो मन में आएगा वो करेगा, लेकिन कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। 10 तारीख को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव विकल्प के रूप में सामने हैं और ये विकल्प वो समझ चुके हैं। अब यही जो भितरिया गेम था ये समझ में आ गया और भितरिया गेम धीरे धीरे खुलने भी लगा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने अंतिम समय में जो बैठक होनी थी संयुक्त, तब ये शर्त रख दिया था कि आप जाके अनाउंसमेंट पहले कर दीजिए मीडिया में, बिहार की जनता को बता दीजिए कि अगर हम सिर्फ कप्ताने नहीं हैं, शील्ड भी हम ही लेंगे। अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो शील्डो हमारे हाथ में रहेगा, माने मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। ये बात जाकर पहले घोषणा कीजिए, तब हम आपके साथ बैठेंगे। और ये करना पड़ा। आपने देखा कि संजय जायसवाल मीटिंग के ठीक पहले मीटिंग को 1 घंटा पोस्टपोन किया गया, बढ़ाया गया समय, और जाकर के इन्होंने पहले मीडिया में ये कहा कि भैया मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनेंगे। उसके बाद जो आप बातें चर्चा कर रहे थे हमारे साथ, उन बातों को भी आप बता दें कि लगातार 2 दिनों में क्या अपडेट हुआ है। बिल्कुल समझौते से इनकार नहीं। देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर एक असमंजस का विषय बना हुआ है कि बीजेपी के साथ हैं या नहीं, एनडीए से तो बाहर ये तय हो चुका है, औपचारिक तौर पे ही तय हो चुका है। लेकिन अब सवाल जनता के बीच में भी है, जनता के मन में कहीं ना कहीं सवाल है कि क्या चिराग पासवान बीजेपी के साथ है या नहीं, उनके मन में सवाल है। लेकिन अब जो बातें हैं, बेशक नीतीश कुमार के कुछ जो करीबी हो बीजेपी में, वो लोग तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान नहीं है हमारे साथ, गठबंधन का हिस्सा नहीं है, कोई नाता नहीं है, लगातार वोट कटवा पार्टी हो या तमाम तरह की बातें, सीट बेचने की बातें कही जा रही है, चाहे सुशील मोदी हो, संजय जायसवाल हो या और अन्य कोई नेता हो, ये लोग बोल। लेकिन अगर बात की जाए अमित शाह की, गृह मंत्री अमित शाह की, तो उन्होंने कल एक निजी टेलीविज़न शो में जब उनसे सवाल किया गया बाबा कि क्या एलजेपी आपके साथ है, एनडीए का हिस्सा है, कहा जा रहा है कि एलजेपी बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, तो उन्होंने इस बात को इनकार नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि समझौता से इनकार नहीं कर सकते, यानी कि समझौता से वहाँ इनकार नहीं कर सकते। बेशक एनडीए में 4-5 दल चुनाव लड़ रही हो, एलजेपी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे, क्योंकि चुनाव के बाद के परिणाम की बात की जाए तो एलजेपी लगातार कर रही है
कि जो भी विधायक हमारे जीत के आएंगे हम बीजेपी के मिल के साथ सरकार बनाएंगे। जो इस बीच में आप मेरे साथ रहे हैं लगातार, हमारी बाकी सब टीमें बाहर हैं, तो हमको और आपको अधिक लोगों से मिलना पड़ रहा है। अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हमसे मिलने भी आ रहे हैं। जिस तरह की बातें जो हो रही हैं हमारे बीच में, उसके आप गवाह भी हैं। चूँकि आने वाले समय के आप ही लोग पत्रकार हैं और आगे जाकर के इन तथ्यों को आप लोग रखेंगे कि किस तरह से भीतर खाने में बात हुआ करती थी और क्या क्या तथ्य सामने आते थे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं। ये तो आप अमित शाह की बात कर रहे हैं और अमित शाह वही बात कहे हैं जो बात आपके और हमारे साथ खुल करके भीतर खाने में ऑफ द रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम और चिराग कहीं दूर नहीं हैं। चिराग जितनी भी सीटें जीतेंगे वो हमारे साथ हैं। आप समझिए ना कि आप किसे मूर्ख बना रहे हैं। बिल्कुल सीधी तौर पे ये बात नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि चिराग पासवान लगातार ये बातें कह रहे हैं कि भैया हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इतना ज़रूर है कि आने वाले चुनाव के बाद या उससे पहले भी अब तो रामविलास पासवान नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि इसके बाद चिराग पासवान या तो बिहार में अगर उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो सरकार बना लें तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं मिलेगी, या फिर अगर ये स्थिति नहीं आती है, बिहार की जनता अगर उन्हें नहीं वोट देती है उतना, तो क्या ये केंद्र में जाकर के अपने पिता की जगह लेकर के मंत्रालय नहीं लेंगे? ये संभव है? असंभव सा लगता है और नीतीश कुमार रोक नहीं पाएंगे इन चीज़ों को, क्योंकि चिराग पासवान एक ऐसे विकल्प रहे हैं। जब नीतीश कुमार साथ में नहीं थे तो चिराग पासवान ने साथ दिया था भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे भुला सकती है? और भारतीय जनता पार्टी ये बात कैसे भुला सकती है कि नीतीश कुमार 2013 में अलग होते हैं, 2015 में उन्हीं के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं। जिस आदमी के साथ चुनाव वो लड़ते हैं उसके बारे में वो क्या नहीं कह करके आते हैं, वो आदमी इनके साथ कितना ईमानदारी के साथ काम करता है उसे भी ये त्याग देते हैं और 2017 में फिर उसी जगह चले जाते हैं, सिर्फ छोटी छोटी बातों के लिए। इस बात के लिए कहीं ऐसा नहीं कि इनके पास संख्या बल है और बीजेपी या अन्य दल कहीं से टूट फूट करके आ जाए, उनके दल में तोड़ फोड़ करके 5-10 का ही तो अंतर है, 5 का ही अंतर है। बिल्कुल 80 और 27 इनके पास हैं, निर्दलीय वगैरह मिलाकर के 4-5 सीटें और भी हैं। तो ऐसी स्थिति में 107 और 5 12 112 तो हो जाते हैं ना, मात्र 10 सीटों का ही अंतर है। ये 10 सीटें क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी और के समर्थन से वो नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन एक आइडियोलॉजी है जो लालू प्रसाद ने तय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे और ये उतना ही सत्य है जितना देखने को भी मिल रहा है। नीतीश कुमार की तरह इधर से उधर खुद ही नहीं मार रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक बात तो तय कर लिया है कि वो सत्ता के लिए समझौता करने में माहिर हैं और ये बातें तेजस्वी यादव समझ चुके थे। उन्हें पता चल चुका था जीतन राम मांझी का उधर जाना, वीआईपी का जिस तरह से एक्ट करना, उपेंद्र कुशवाहा भी उसी के हिस्सा हो सकते थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को उतना मान सम्मान नहीं मिला, जिसके चलते आप समझिए ना कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो कि पूरी स्थापित है, नीतीश कुमार उसके साथ हैं, फिर आप वीआईपी को 11 सीटें क्यों देते हैं? क्या ये बातें समझाने नहीं बिहार की जनता को कि कहीं ना कहीं आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आप उस स्थिति में नहीं है कि सरकार बना लें? किसे मूर्ख बना रहे हैं? आपका सर्वे है, आपकी आरएसएस इतना बढ़िया सर्वे करती है, आपके पास सर्वे की बहुत सारी एजेंसियां हैं, सोशल मीडिया और से लेकर के देश के हर जब चाहिए तो लॉकडाउन करवा देते हैं, न किसी से पूछना है न किसी से पूछना है, आप नोटबंदी करवा देते हैं। आपके पास इतना क्षमता नहीं है, आप जिसको चाहिए उसको नील डाउन करवा देते हैं, जहां चाहिए वहां सरकार गिरा देते हैं, उठा देते हैं। आपको नहीं पता था कि बिहार में क्या होना है। आप एक बिल्कुल नई पार्टी को, वीआईपी को 11 सीटें दे रहे हैं अपने हिस्से से। ये क्या शो करता है? इन्हीं सब चीज़ों को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने धर लिया था और आज तेजस्वी यादव जिस स्थिति में है, वो जीते या हारे एक अलग मुद्दा है, लेकिन इतना तो तय है कि एक नए लड़के ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को अपने हिसाब से मोड़ने का जो मादा उठाया है। अब खूटा ठोक, आप बोले थे कि खूटा ठोक नहीं है तो रातों रात, लेकिन इतना मजबूत खूटा तेजस्वी यादव ने ठोका है कि सारे दिग्गज जो हैं वो उसी खूटा में चारों तरफ इर्द गिर्द नाच रहे हैं और वहाँ से बैठे हुए सब ही नचावत राम गोसाई, लालू प्रसाद वहाँ बैठ करके और एक एक सेकंड का आंकड़ा ले रहे हैं, सेकंड का अपडेट उनके पास जा रहा है और जो भी वहाँ से आता है उसके साथ संदेश भेजते हैं, तो कोई ना कोई राजनीतिक परिवर्तन हो जाता है रातों रात। इसीलिए रातों रात कहा जाता है कि रातों रात में हम वो बातें बताते हैं जो अब तक बिहार के न तो राजनीतिक गलियारे में और न
मीडिया के घरानों में ये बातें तैरती होंगी। ये बातें वो हैं जो एकदम बिल्कुल ताज़ा तरीन है, अभी अभी इसको उसा फटक बीन करके रखा गया है। आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा। इतना तो जरूर हम आपसे आग्रह करने के हकदार हैं। चलिए तो रात कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।